हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। मित्र, आप लोग जानते होंगे कि बीपीएससी ने प्रीवियस दिनों में बिहार पंचायत का जो है ऑडिटर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया होगा। जो नहीं पार्टिसिपेट किए हैं उनके लिए तो ये अत्यावश्यक है कि आप सेंसिटिव बीपीएससी के लिए यदि आप सीरियस हो तो यू शुड एनालाइज दिस पेपर बिफोर टेकिंग द एग्जामिनेशन। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि यह जो इसमें हम साइंस के प्रश्न का एनालिसिस करेंगे। 30 प्रश्न पूछे गए हैं साइंस से इसमें, और प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है वो मॉडरेट टू हाई है। काफ़ी स्टैंडर्ड प्रश्न है, काफ़ी अच्छा पेपर लगा मुझे ये। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे इसका गलत आंसर की भी जारी कर दिया है। साइंस में आधा तो आंसर उन्होंने गलत ही बताया है, तो आप इसके चक्कर में ना पड़ें। एनसीईआरटी में पहले भी कहा कि एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ना ही आपको जो है काफ़ी हद तक इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलवा देगा, और एनसीईआरटी पढ़ के तब जाके आप एमसीक्यू सॉल्व करो तो आपका प्रिपरेशन जो है कहा जाता है वो ऑथेंटिक प्रिपरेशन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न का स्टैंडर्ड क्या है और कितना आसान है और कितना हार्ड है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि हीरे की चमक का कारण क्या है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एज यू नो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है यह हीरे की चमक का कारण है। इसका जो इसका पीडीएफ है थोड़ा सा ब्लर है, तो आप इसे काम चला लेना। ठीक है, मैं इसको रिसाइट करते जा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। दूसरा क्वेश्चन है कि सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, जो पावर होते हैं उसको हाई वोल्टेज पे सप्लाई किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए प्राइमरी इसका रीजन है कि जब पावर ट्रांसमिशन होता है ना हाई वोल्टेज पे, तो इसकी एफिशिएंसी जो है बढ़ जाती है। ठीक है, द प्राइमरी रीजन इज दैट द पावर इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज इज टू इंक्रीज एफिशिएंसी। ठीक है, तो जब हायर वोल्टेज होगा तो लोअर करंट होगा, और जितना लोअर करंट होगा ना उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और जो है शक्ति क्षय को यह कम करेगा। ठीक है, तो ये जो इसका मुख्य कारण है कि हाई वोल्टेज पे जो है सप्लाई लाइन में उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है पावर्स को, तो ये शक्ति क्षय को कम करना ही जो है इसका मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है और वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। काफ़ी छोटा इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो वह कौन सा दर्पण होगा। आप देखिए, अब इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको नहीं चाहिए, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट चाहिए। यदि टोटल जो भी मिरर और लेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसका प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे आप, तो आपको पता होगा कि उत्तल लेंस जो है काफ़ी छोटा करके इमेज को दिखाता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इसके सामने ही देखते चलते हैं। कह रहा है कि एक फ्यूज तार की धारा निर्भर नहीं करती। ठीक है, फ्यूज जो भी फ्यूज तार होता है उसका धारा निर्भर नहीं करता। किस पे? देखिए, तार की परिधि पे तो करता है। तार की थिकनेस जितना वो रहेगा तो करंट जो है ना, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द वायर होता है। तो परिधि क्या डिनोट करता है? एक थिकनेस। तार के पदार्थ पे भी ये वो होता है, लेवाइज होता है। ठीक है, और इसमें प्रवाहित धारा पे, इसकी लंबाई पे जो है ना, ये लंबाई पे जो है इसका डिपेंड नहीं करता। तो इसका सही आंसर होगा तार की लंबाई पे। ठीक है, इसमें दिया गया है, मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है कि करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इज लेंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोहरे में हम देख नहीं सकते। कह रहा है कि कोहरा जब होता है तो हम क्या करते हैं? हम देख नहीं पाते हैं। तो उसका मेन कॉज क्या है? तो उसका मेन कॉज यही होता है कि कोहरे की बिंदुओं के द्वारा जो है ना प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोहरा कंसिस्ट ऑफ फॉग में क्या क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मोक होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि ये सारे पार्टिकल जो है ना ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं, इसीलिए हम देख नहीं पाते हैं। देखिए, ये भी अप्लाइड प्रश्न है। ठीक है, आपने कितना अप्लाइड प्रश्न देखा? देखिए 53 नंबर जो प्रश्न है काफ़ी अप्लाइड है। फ्यूज की तार की धारा निर्भर नहीं करती, ये भी अप्लाइड है। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर क्यों स्थानांतरित किया जाता है? अप्लाइड है। ये 52 नंबर प्रश्न भी अप्लाइड है। तो सारे प्रश्न जो हैं अप्लाइड हैं। एक फैक्चुअल जो है उसमें सबसे पहला वाला प्रश्न था हीरे की चमक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला प्रश्न है कि
तापमान बढ़ने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है, क्यों? देखिए होता क्या है कि जब तापमान को आप बढ़ाते हो ना धातु में, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मोशन जो है इंक्रीज, वेरिएशनल मोशन जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वेरिएशन मोशन जो है इंक्रीज हो जाता है तो अनवांटेड कॉलिजन होता है। तो अनवांटेड कॉलिजन होता है तो उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, इसीलिए वैद्युत चालकता जो है यह घट जाती है। अगेन इट्स डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, तो प्लीज़ गो थ्रू ऑल द एनसीईआरटी बुक्स फ्रॉम 10th to 12th ऑफ रिलेवेंट चैप्टर ऑफ 12th क्लास एनसीईआरटी। यदि आप जो है 10 to 12 पढ़ रहे हैं, 10th 11 10th का सफिशिएंट है, लेकिन 11 12th में कुछ रिलेवेंट चैप्टर हैं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालिसिस करके पढ़ना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर जो होगा, उच्च तापमान पर धातु की परमाणु अधिक जो है कंपन करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसीलिए जो है वैद्युत चालकता जो है घट जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सभी विद्युत चुंबकीय पदार्थ जो हैं जो अपने चुंबकीय गुण को खो देते हैं जब वो गर्म किए जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आसान था, बाकी सारे अप्लाइड थे ऊपर वाले, एक हीरे वाले को छोड़ के। ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है, जिसको यदि डिटेल नहीं पता होगा वह नहीं कर पाएगा, हालांकि फैक्चुअल है। कह रहा है कि रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है, तो इन सब में जो है ट्राइटियम जो है इज़ द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन पेरियोडिक टेबल। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ट्राइटियम जो रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला सबसे लाइटेस्ट जो है सब्सटेंस है, अर्थात एलिमेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तप्त तार पर अमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो यह एसी और डीसी दोनों के मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है इल्मेनाइट। देखिए जब 2004 के आसपास सुनामी आई थी ना, तो काफ़ी विध्वंस हुआ, और उसी सुनामी को जो है वहाँ पे जो टीम पहुँची थी, जो भी टीम थी, साइंटिफिक टीम थी, वो रिसर्च कर रही थी वहाँ पे उसका सुनामी का, तो उसमें इसी के बनिस्पत इन्होंने इसको पाया था, इल्मेनाइट को पाया था, और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है टाइटेनियम युक्त काफ़ी ज़्यादा जो है टाइटेनियम भी पाया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीधे एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल वगैरह दिया हुआ है, वहीं से ये क्वेश्चन जो है उठा के पूछ दिया है। अगला प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है कि फोटॉन क्या है? फोटॉन जो है प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है, यू शुड नो अबाउट दिस। अगला प्रश्न है कि किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज जो है अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है? तो वह जाइमेज है। ठीक है, जाइमेज के उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज को हम अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी अप्लाइड प्रश्न है, जिलेटिन का बहुता उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, केक बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, आप ध्यान में रखना, काफ़ी बर्थडे में, शादियों में गाड़ी खरीदते हो तब केक काटते हो, तो ये केक जो है इसमें भी जिलेटिन का उपयोग करा जाता है। क्यों? क्योंकि यह कोलाइड को जो है स्थायी बनाता है और क्रिस्टल बनने से रोकता है। और आइसक्रीम में मुख्य कारण ये है कि आइसक्रीम में जो पानी का वाटरी टेस्ट है ना, इसको कम भी करता है जिलेटिन। ठीक है, काफ़ी बढ़िया से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो गो थ्रू एनसीईआरटी बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगेन मैं ये रिफ़र करना चाहूँगा, आप लोग गुस्सा मत होना, लेकिन बहुत काम की चीज़ है एनसीईआरटी। निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, टेबल में दिया हुआ है। तो सबसे क्वथनांक जो है इसका H2O का सबसे अधिक होता है, अभी से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, देखिए ये भी प्रश्न अप्लाइड है, निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? ठीक है, कोलाइड का मतलब क्या होता है? कोलाइड उसे कहते हैं कि जो जिसमें जो है माइक्रोस्कोपिकली जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है ना, वो इक्वली प्रेजेंस हों। तो ये सब में प्रेजेंस होते हैं, दूध, रक्त, घी, मक्खन। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा मेरे हिसाब से ई होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न ये देख लेते हैं कि कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड पे। ये प्रीवियस में ना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे बीपीएससी का, तो इसमें एक भी प्रश्न जो है, एक दो प्रश्न को छोड़ के एक भी प्रश्न रिपीट नहीं है। तो इस चीज़ को भी 67वीं बीपीएससी के लिए आप माइंड करना, इसी
यही मेन उद्देश्य था इसको आपके सामने प्रस्तुत करने का। अगला प्रश्न है कि दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैसें हैं NO और O2। अगला प्रश्न है कि कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? मेथिल सैलिसिलेट। मेथिल सैलिसिलेट जो है इसे विंटर ग्रीन तेल भी बोला जाता है। ये भी अप्लाइड प्रश्न है। आगे देखते हैं, यूरिया की पहचान की जा सकती है ल्यूकास परीक्षण के द्वारा। ये कह रहा है कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है। देखिए, मैं इसका जो है प्योर आंसर जो है सही आंसर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ट्रोफोजोइट जो है ये अवस्था होती है, इंग्लिश में बताया गया है। तो इसी अवस्था में जो है एंटीमीबा हिस्टोलिटिका जो है यह संक्रामक हो जाता है। अगला प्रश्न है कि आजकल सर्वाधिक प्रचलित और सुरक्षित शक्कर का विकल्प है फ्रुक्टोज। निम्न में से कौन सा एक असत्य उभयचर जंतु नहीं है? तो ये सारे उभयचर जंतु हैं, इनमें से कोई नहीं इसका जो है आंसर होगा। ठीक है, टोड जो है फ्रॉग की एक प्रजाति है। सैलामेंडर जो है ये रेप्टाइल है, लेकिन ये रेप्टाइल मतलब कहने का मतलब कि ये छिपकली के जैसे दिखता है, लेकिन ये भी एम्फीबियन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है, आपको सबको पता होगा। आसान प्रश्न है ये, रक्त को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है? तिलचट्टा में तो रक्त होता है, इसका रक्त जो है माफ़ कीजिएगा ये गलत है, इसका तिलचट्टा का रक्त जो है वाइट होता है। तो इसका सही आंसर होगा वह हाइड्रा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीमक की आंत में सेल्यूलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है? प्रोटोजोआ। ये भी अप्लाइड प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? यूरिक अम्ल के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में जो है उत्सर्जित करते हैं। अगला प्रश्न है द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी मंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? संपार्श्विक रूप में। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे को उगाया जाता है लौह रहित माध्यम में। क्लोरोसिस होता क्या है कि जो पेड़ के पौधे होते हैं ग्रीन से, ये क्या होते हैं, ये येलोइश हो जाते हैं। येलोइश जो पौधे हो जाते हैं वो किसकी कमी से होते हैं? जब उनमें आयरन की कमी हो जाती है। नारियल के फलों का फैलाव होता है, नारियल के देखिए फलों का डिस्पर्सल होता है ऑटोकॉरी और एलोकॉरी माध्यम से। ऑटोकॉरी खुद डिस्पर्स करता है नारियल, और एलोकॉरी जो है यह बाह्य माध्यम से होता है। तो इसका मैं आंसर नहीं बता पाऊंगा अभी। निम्न में से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है? प्लास्मिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थे टोटल 30 प्रश्न, जिसमें से मैं इस प्रश्न नारियल के फलों का फैलाव वाले प्रश्न को लेके मैं थोड़ा सा दुविधा में हूँ, आपको सही आंसर नहीं बता सकता। आपने आंसर का क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है और आपको 67वीं बीपीएससी के लिए किस तरीके का अप्रोच रखना चाहिए। आप काफ़ी होशियार हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। हम फिर मिलेंगे।